हमारे पास में स्प्रिंग के क्या है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म स्टार्टर, एम्बेडेड सर्वर, एक्चुएटर्स, ये हमारे पास में क्या है, ये स्प्रिंग के ये फीचर है। तो अभी हमने क्या किया था कि एक एप्लीकेशन को यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ये क्रिएट किया था यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन क्रिएट हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास में स्प्रिंग का क्या है कि इनिशियलाइजर है। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग का जो है यहाँ पर ये HTS यूज करते हैं ये। तो इसके अंदर भी हमारे पास में क्या होता है कि स्प्रिंग का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने का यहाँ से हमको डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है। और या तो हम क्या कर सकते हैं कि जाके अपना जो भी हमको एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, तो स्प्रिंग की कम्युनिटी ने हमको क्या दे के रखा हुआ है, इनिशियलाइजर। तो यहाँ पर जाना है और हमको जो भी हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब तुमको जिस भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना हो, काफ़ी सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, हम जावा बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हम लोग स्प्रिंग बूट वर्जन यूज कर रहे हैं, और जो भी हमको ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, और जिस भी हमको जावा के वर्जन से प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो हम यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर हम उसको यहाँ पर ये इंपोर्ट करके भी हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि इस स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में है क्या पहले ही। फिर स्प्रिंग बूट के अंदर जो जो भी टॉपिक आते हैं हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या ही। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई स्प्रिंग बूट का ये प्रोजेक्ट है ये, तो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, ये स्प्रिंग बूट का जो ये पेरेंट है ये हमारे पास में ये स्प्रिंग के यहाँ पर होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलरली पेरेंट के अंदर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जितने भी मिनिमम से मिनिमम जितने भी हमारे पास में क्या होती है, डिपेंडेंसीज होती है, वो क्या होती है इस पर्टिकुलरली पेरेंट में क्या है, वो अवेलेबल होती है। ये इस पर्टिकुलरली ये इस पेरेंट के अंदर ये क्या होती है, अवेलेबल होती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये अभी हमने स्प्रिंग बूट यहाँ पर वे वेट किया, यहाँ पर इसको अभी हम लोग कमेंट करते हैं ये। तो यहाँ पर देखोगे मेवन की जार फाइल में ये। तो अभी हमने क्या किया है कि उसको जस्ट जो वेब को कमेंट किया है, तो हमारे पास में ये जार फाइल में काफी सारी क्या है कि यहाँ पर ये जार फाइलें अवेलेबल है ये। तो इसके अंदर ये जो पर्टिकुलरली स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये 3.3.3.3.2 3.x हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखोगे तो काफी सारे हमारे पास में क्या है कि जार फाइल अवेलेबल है जो कि इस स्प्रिंग बूट के अंदर है ये। तो स्प्रिंग का ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये 6 वर्जन यूज कर रहा है ये टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हमारा स्प्रिंग बूट मॉड्यूल है ये। फिर यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग से रिलेटेड जो भी ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो हमारा क्या है कि ये स्प्रिंग से रिलेटेड भी हमारे पास में जार फाइल है स्प्रिंग बूट से भी रिलेटेड, बट इसके अंडरलाइन ये स्प्रिंग 6 का यूज कर रहा है। इसके अलावा इंटरनली इसने हमें और भी जार फाइलें दी है यहाँ पर ये। यहाँ पर लॉगिंग के लिए जार फाइलें अवेलेबल है। और हमारा ये XML और जेसन कन्वर्जन के लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जार फाइल अवेलेबल है ये। तो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी मिनिमम से मिनिमम यूटिलिटी लगती है वो हमको क्या करता है, ये पेरेंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है ये। एक पेरेंट जो है हमको वो प्रोवाइड कर देता है ये। कभी हम लोग स्प्रिंग बूट यूज नहीं करें तो इन जार फाइलों का कॉन्फ़िगरेशन हमको अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से डिपेंडेंसी क्या करना पड़ती है, ऐड करना पड़ती है। तो क्या होता है बेसिकली, यदि हम
स्प्रिंग बूट यूज नहीं करते हैं। तो स्प्रिंग बूट हम यदि यूज नहीं करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अर्लियर सिनेरियो में जो चैलेंजेस थे, जो पहले के हमारे पास में क्या है कि फ्रेमवर्क में जो हमारे पास में जो चैलेंजेस थे ये, तो पहले क्या था हमारे पास में स्प्रिंग के पहले स्ट्रट्स चलता था। तो स्ट्रट्स जो है वो वेब लेयर पे काम करता था। वेब लेयर हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर है, सर्विस लेयर है, परसिस्टेंस लेयर है। तो स्ट्रट्स के उस समय 2002 के आसपास ये फ्रेमवर्क था, अवेलेबल था ये। तो यहाँ पर स्ट्रट्स 1.x एंड 2.x ऐसे क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास में दो पर्टिकुलरली उस समय फ्रेमवर्क आए ये। तो अब ये क्या करते थे, हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करते थे ये। अब हमको परसिस्टेंस लेयर के लिए बैकएंड साइड में या तो जेडीबीसी का यूज करना है। तो जेडीबीसी का भी एक अपना वर्जन है, और हाइबरनेट यूज करना है, तो इसका भी एक अपना वर्जन है। तो फ्रंट एंड में ये यूज कर रहे हैं, बैक एंड में यूज कर रहे हैं। तो कौन से नंबर का जो इसके अंदर जो वर्जनिंग है वो उसके लिए कॉम्पेटेबल होगा, लाइक हाइबरनेट 2.x लगेगा, 3.x लगेगा। तो कौन सा यहाँ पर वर्जन लगेगा, अपार्ट फ्रॉम देट ये जो नए नए वर्जन जो आते हैं वो किस पर्टिकुलरली जेडीके के साथ में इंटीग्रेट होते हैं, वो जावा के कौन से वर्जन के साथ में इंटीग्रेट हो रहे हैं वो, लाइक जावा 7 से हो रहे हैं, जावा 8 से हो रहे हैं। तो क्या है कि हमारे पास में काफी सारे क्या होते हैं कि यहाँ पर वर्जनिंग रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं ये। अब इसके बाद में स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे पास में आया ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी इवन हमारे पास में आ गया है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, और परसिस्टेंस लेयर पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग का ही जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, और स्प्रिंग का ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओआरएम यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी एमवीसी के लेयर पे एमवीसी यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, और बैकएंड में हमको ये देखना है कि ये बेसिकली किस जावा के वर्जन से ये लेयर जो है वो कॉम्पेटेबल है ये। फिर यदि हम एमवीसी यूज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग का रेस्ट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो स्प्रिंग का जो रेस्ट मॉड्यूल जो होगा ये, तो वो वेब सर्विसेज होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर लाइब्रेरी का जो चैलेंजेस आता है वो यहाँ पर हमको जैक्सन की लाइब्रेरी लगती है। अब ये भी एक लाइब्रेरी है, वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये, तो यहाँ पर हमको जैक्सन की लाइब्रेरी लगती है रेस्टफुल में। स्प्रिंग यदि हम सोप बेस्ड वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमको वेब सर्विसेज राइट करना पड़ती है। तो हमको वहां पर जो है वो जाक्स बी की क्या लगेगी, हमको डिपेंडेंसी लगेगी वहां पर ये, क्योंकि हमारा जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सएमएल में कन्वर्ट होता है या जेसन में कन्वर्ट होता है। तो उसके भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं कि कौन सा जैक्सन का एपीआई हमारे लिए एप्लीकेबल है। 1.x का लगेगा, 2.x का लगेगा। अब ये इसके अलावा भी क्या है कि हम और भी सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन के लेवल पे यूज करते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि इस पर्टिकुलरली लेयर्स के अकॉर्डिंगली भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर जेवीएम होना, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हमारे जो फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो वर्क करेगा ओवर द ओवर जेवीएम। तो उसके अंदर यदि हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क का यूज कर लिए या टेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो उसके भी क्या होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रहेंगे हमारे पास में ये।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्जन की कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, ये कि हमारा हम स्प्रिंट का ये जो है ये हम यहाँ पर स्प्रिंग का 4.x यूज कर रहे हैं, ओल्ड मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो उसके साथ में कौन सा जावा का वर्जन फिट होगा, उसके साथ में कौन सा जैक्सन का वर्जन फिट होगा, और भी थर्ड पार्टी हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो कौन सा वर्जन हमको यहाँ पर लगेगा ये। तो ये सब डिपेंडेंसी वाले जो इश्यूज है ये, तो ये हमको क्या करता पड़ता है, मैनुअली देखना पड़ता है ये। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, ये जो वर्जन से रिलेटेड हमारे पास में प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करके देता है ये। लाइक यदि हम स्प्रिंग का 3.x यूज कर रहे हैं, सॉरी स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट का हमको क्या कर रहे हैं कि वर्जन यूज कर रहे हैं, ये अभी हमारा वर्जन है 3.x का। तो इंटरनली हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो इसके अंडरलाइन यूज हो रहा है हमारा स्प्रिंग का 6.x वर्जन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ये। इसके अंदर क्या है कि पहले से डिसाइडेड रहेगा, ये स्प्रिंग का ये वाला वर्जन यूज होगा यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर देखोगे ये, तो यहाँ पर इसका ये वाला वर्जन ही होगा स्प्रिंग का 6.x वाला वर्जन जो हमारे पास में ये अवेलेबल है। अब इसके अलावा हमारे पास में ये लॉग फोर से रिलेटेड, लॉगिंग से रिलेटेड भी हमारे पास में फ्रेमवर्क का यूज हो रहा है, ये टूल है जो कि लॉग करके देगा हमको ये। तो इसका भी क्या है कि यदि हम बूट यूज नहीं करें तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये 2.x क्या हो रहा है यहाँ पर ये, इसके साथ में क्या है ये अवेलेबल है ये। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको उसकी डिपेंडेंसी का स्टार्टर जो है यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा। जस्ट स्टार्टर को ऐड करवाना है, तो ये उसकी डिपेंडेंसी भी लेगा और उसको कॉन्फ़िगरेशन भी करेगा ये। अब क्या कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा हम उसको देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा कि इसको मैंने ऐड किया, क्योंकि मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है ये। तो जस्ट मैंने उसके स्टार्टर को ऐड किया, तो काफी सारे हमारे पास में क्या होंगे कि और जार फाइलें जो ऐड हो जाएगी ये, और उसकी डिपेंडेंसी भी ऐड होगी, और कुछ ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ ये लाइब्रेरी दिख रही जेसन से रिलेटेड, ये देखो ये जैक्सन की लाइब्रेरी है 2.17। तो ये भी क्या है कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डेटाबेस भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं ये, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जेडीबीसी का स्टार्टर डाल देंगे यहाँ पर ये। तो जेडीबीसी स्टार्टर इन स्प्रिंग बूट, तो हम कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं अभी, 3.x वाला कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो जस्ट हमको यहाँ पर क्या करना है कि उसका स्टार्टर डालना है यहाँ पर ये। वर्जन डालने का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हमको क्या करना है उसका स्टार्टर डालना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करेगा कि डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हमारे पास में क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, अब यहाँ पर हमको ड्राइवर वगैरह सब कुछ लोड नहीं करवाना है, सब ऑटोमेटिकली कर लेता है वो इंटरनली, हमको इतना कुछ करना नहीं पड़ता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जैसे हमने स्प्रिंग बूट का यहाँ पर क्या डाला, जेडीबीसी डाला, तो देखो यहाँ पर कौन सा स्टार्टर आया, जेडीबीसी 3.32। अब इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है इंटरनली, लाइक ये हिकारी, अब ये क्या है, एक डेटा सोर्स से रिलेटेड एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसके भी अलग अलग वर्जन है। तो इसने कौन सा वाला यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर दिया 5.x
हिकारी 5.x, ये डेटा सोर्स के लिए यहाँ पर ये। तो इस पे क्या है कि जो जो भी हमको अलग से डिपेंडेंसी लग रही है, अब ये डेटा सोर्स से रिलेटेड है, ये डेटा सोर्स ये क्या करता है कि डेटाबेस से जो है वो कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास में क्या करता है कि जावा के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है, और उस जेसन को ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कोई अलग से एप्लीकेशन है उसको कंज्यूम करता है ये। इसका पर्पस है लॉगिंग का ये। और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी टाइप की डिपेंडेंसी है, जो कि यहाँ पर ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर ये। अभी एंड्रॉयड जैसा नहीं है। तो यदि हमारा स्प्रिंग बूट का डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है और हमारा कंज्यूमर जो है वो कोई एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा वो रिस्पॉन्स क्रिएट करके देगा ये। जैसे कि हम एक एप्लीकेशन जो फेसबुक है हमारा मोबाइल पे भी चलता है और ब्राउजर पे भी चलता है, बाकी दोनों के इंटरफेस डिफरेंट है ये। तो जब हम मोबाइल के लिए रिस्पॉन्स सेंड करते हैं और सर्वर और ब्राउजर के लिए करते हैं, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट जेसन क्रिएट करना पड़ते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं वो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे लेयर के अलावा भी हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं हम लोग ये। टेस्टिंग के लिए हम लोग JUnit 5 का यूज कर रहे हैं इंटरनली ये। तो यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड जस्ट स्टार्टर डाला हुआ है, तो इन्हें 5.x ऑटोमेटिकली लेके रखा हुआ है ये। तो ये अलग अलग लाइब्रेरी को यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है कि स्प्रिंग बूट इंटरनली इंटरनली क्या कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि उसके यहाँ पर स्टार्टर को दे रहे हैं विथआउट एनी वर्जन। यहाँ पर हम कोई वर्जन नहीं डाल रहे हैं, जस्ट हम लोग स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं ये कि JDBC हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेगा ये, और इसको ये क्या कर देगा, ये ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। ये जो जो भी रिक्वायरमेंट है ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। वो कैसे करेगा हम उसको देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो हमको यहाँ पर वर्जनिंग भी नहीं कर रहे हम लोग, वर्जनिंग से भी हम लोग बच रहे हैं ये बहुत बड़ा हेडक होता है ये वर्जनिंग को मेंटेन करना, क्योंकि वर्जन के लिए को रिजॉल्व करने में काफी सारे इशू आते हैं। एक एप्लीकेशन को हमको सेटअप करने के लिए काफी सारे क्या होते हैं कि लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो काफी सारे इशू हमारे कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे आते हैं, सॉफ्टवेयर के सेटअप के लेवल पे आते हैं। ये अर्लियर प्रोजेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम थे। ये वर्जनिंग इशू को रिजॉल्व करना, बहुत सारी जार फाइलें क्या होती कॉम्पेटेबल नहीं होती है ये, यदि हम लोग डिफरेंट डिफरेंटली क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लेयर पे हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और उसके अलग अलग डिपेंडेंसी जो हो रही है ये यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमको स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करके दे रहा है ये। कभी कोई इसके लिए कौन सी वर्जन की डिपेंडेंसी जो उसके लिए कॉम्पेटेबल है, जिसमें कोई इशू नहीं है, वो उसके साथ में काम करेगी, ये सब ऑटोमेटिकली करके देगा। जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, उसका यहाँ पर स्टार्टर को ऐड करवाना पड़ेगा जस्ट। तो स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या करेगा, हमको ये सब प्रॉब्लम का जो है वो रिजॉल्व करके देगा वर्जनिंग से रिलेटेड भी। तो स्प्रिंग का जो वर्जन है और जो एटलीस्ट चाहिए, वो तो हमको पेरेंट में मिल ही जाएगा ये। उसके अलावा यदि हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं या वेब सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको वेब की डिपेंडेंसी चाहिए। और यदि हमको क्या करना है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है, तो हमने डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पर स्टार्टर को डाल दिया यहाँ पर ही। अब हमको और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से यदि हमको यहाँ पर एंट्री करवाना है, तो जस्ट क्या करना है, हमको उसका स्टार्टर यहाँ पर ऐड करना है। उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी लगती है वो सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा ये। तो यदि ये स्प्रिंग बूट नहीं होता, तो मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए दो तीन डिपेंडेंसी अलग से लगती, जो कि मुझे चेक भी करना पड़ता। और हम क्या करते हैं कि और थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन XML में करते हैं, XML के अंदर या
एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर जावा का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा मैंने स्प्रिंग कोर के अंदर मैंने बताया है, ये यहाँ पर ये जावा कॉन्फ़िगरेशन में है। तो या तो हमको एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, या इसके एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में थोड़ा बहुत और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी हमको करना पड़ता है। तो ये सब काम से हम बच जाते हैं यदि हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं। तो ये हमको क्या करता है कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड करके हमको ये देता है। अब हमको जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब है कि डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस का यूआरएल तो हमको देना पड़ेगा ही। तो किस जगह पे हमारा डेटाबेस है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास में या तो प्रॉपर्टी फाइल होती है या वाईएमएल फाइल होती है। तो उसके अंदर हम लोग एक लेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, किस उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस पोर्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो देना पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी सारा काम जो है हमारा ये स्टार्टर को ऐड करने से यहाँ पर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर किसके कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करवाना है, डिसेबल करवाना है, ये सब हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ से ये डिसाइड होगा ये। तो यहाँ पर तो जो भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको यूज करना हो, तो उसके जस्ट हम लोग स्टार्टर को ऐड करेंगे ये। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये काफी सारे ये जो भी डिपेंडेंसीज लग रही है, ये अलग अलग लेयर पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे, इसका जो रिजोल्यूशन है हमको स्प्रिंग बूट देता है। जस्ट हमको क्या करना है, उसके स्टार्टर को क्या करवाना है, यहाँ पर ऐड करवाना है यहाँ पर ये। तो ये वेब को यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वर्जनिंग है उसको भी क्या कर देगा, यहाँ पर ये हैंडल कर लेगा ये। क्योंकि अर्लियर सिनेरियो में वर्जनिंग हमको चेक करना पड़ती थी, हमको देखना पड़ता था क्या कॉम्पेटेबल है, फिर उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज की पॉम डॉट एक्सएमएल में डालो। बट अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जस्ट उसके स्टार्टर को ऐड करना है, और काफी सारे जो भी इसके अंदर जो भी वर्जन, जो भी कॉम्पेटेबल वर्जन जो है ये, वो शो कर लेगा वो, ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर हर स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन वर्जन के साथ में, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के वर्जन के साथ में जो भी हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, उसकी वर्जनिंग रिजोल्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे स्प्रिंग बूट की है, हमको नहीं करना है कुछ भी। हमको क्या करेगा, ये जो वर्जनिंग का जो इशू है, डिपेंडेंसी का जो भी इशू है, वो कौन करके दे देगा हमको, ये हमारा स्प्रिंग बूट करके दे देगा ये। तो हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन। तो अभी छोटे एप्लीकेशन में तो पता नहीं चलता, जब लार्ज स्केल एप्लीकेशन होते हैं और वो कभी माइग्रेट होते हैं, बाद में अपग्रेड होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा एक वर्जन में काम नहीं चलता है प्रोजेक्ट का, थोड़े थोड़े टाइम में वो अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं एप्लीकेशन। लेट से अभी जावा 8 में एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा टाइम के बाद उसको वो अपग्रेड करेंगे जावा 11 में एप्लीकेशन को, फिर माइग्रेट करेंगे एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में ये। तो काफी सारे ये क्या होते हैं, वर्जनिंग रिलेटेड चैलेंजेस आ जाते हैं इसी के कारण नहीं है। फिर हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन कौन से हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसकी अलग अलग लाइब्रेरी होती है। तो उसके साथ में क्या होगा, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी, तो उसको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मंथ ऑफ मंथ निकल जाते हैं इसको, इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो स्प्रिंग बूट से हमारा क्या होता है कि डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन का जो है वो भी हमको अचीव होता है। तो हमारे पास में बहुत सारे एडवांटेज है, एम्बेडेड सर्वर है। तो एम्बेडेड सर्वर के थ्रू क्या है कि हमारे पास में इसके अंदर ही सर्वर अवेलेबल है, इसके अंदर ही डेटाबेस अवेलेबल है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि रैपिडली एप्लीकेशन को क्रिएट करवा सकते हैं यहाँ पर ये। फिर जो भी हमको चाहिए उसका फॉर्म स्टार्टर कर सकते हैं, और ये ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेता है जो भी हम बेसिकली सर्वर या डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसको ये ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है।
फिर एक आता है हमारे पास में एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होते हैं एक्चुएटर्स। तो ये डिपेंडेंसी से रिलेटेड भी क्या है ये हमारे पास में ये जो है इसको ये रिजॉल्व ये करता है। अब हमने यहाँ पर देखा था स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन ये। तो इस स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि सर्वर को मैं रिमूव कर रहा हूँ मैं ये। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग डिपेंडेंसी जो है हम अभी डेटाबेस भी यूज नहीं कर रहे हैं और वेब सर्वर भी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेब की डिपेंडेंसी चाहिए उसको। तो अभी मैं इससे कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं ये। अभी जस्ट ये मेरा क्या है ये सिंपल सा ये यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट का ये एप्लीकेशन है जो कि हमने क्या किया इसको ये डाउनलोड किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है ये स्प्रिंग बूट का यहाँ पर हम लोग एनोटेशन यहाँ पर ये डालेंगे यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये वाला क्या है जो ये एक मेथड है ये। तो बेसिकली ये स्प्रिंग बूट का जो एनोटेशन जो है ये हम इसको ओपन करके देखें तो इसके लिए इसके अंदर हमको क्या मिलेंगे ये तीन एनोटेशन मिलेंगे ये स्प्रिंग बूट के। तो एक है हमारे पास में ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट जो एनोटेशन जो है ये तो ये स्प्रिंग बूट एनोटेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ आवर स्प्रिंग बूट एनोटेशन है ये कॉम्बिनेशन है हमारा ये बेसिकली एक स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन का प्लस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब या तो ये तीन एनोटेशन डालो अलग से या एक सिंगल एनोटेशन यूज करो ये सीधे। और एक हमारे पास में ये कंपोनेंट स्कैन। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन तो ये बताता है कि ये हमारी क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। फिर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये उसको इनेबल करता है जो जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन में ये। और कंपोनेंट स्कैन जो है वो ये हमको बताएगा कि बेसिकली ये हमारा क्या है ये पैकेज है ये हमारा क्या है ये पैकेज कॉम डॉट कॉग्निजेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये एक स्ट्रक्चर्ड है एप्लीकेशन का। लाइक ये हमारा क्या है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन।
और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक हमारा फोल्डर है मेवन का, सोर्स मेन जावा, सोर्स मेन जावा। इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर पैकेज अवेलेबल है। तो एक हमारे पास में ये पैकेज है ये, फिर ये पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारे पास में एक क्लास अवेलेबल है जिसके अंदर ये स्प्रिंग बूट का जो ये एनोटेशन यहाँ पर डाला हुआ है ये। तो ये जो कंपोनेंट स्कैन जो है ये क्या करती है, ये हमारे पास में ये बेस पैकेज हो गया हमारा, ये बेस पैकेज। अब इस बेस पैकेज के अंदर यहाँ पर हमारा क्या है कि ये बेसिकली जो है ये इस पर्टिकुलरली बेस पैकेज के अंदर हमारा यहाँ पर एक क्लास अवेलेबल है। फिर इसी के अंदर हमारा जो है ये सपोज करो कि हम लोग एक हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर को हम लोग कैसे पैकेजिंग करते हैं, कंट्रोलर के थ्रू। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर राइट करते हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्या है कि सर्विस लेयर है, तो सर्विस लेयर को हम लोग कैसे करते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है कि डेटाबेस लेयर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डाउ से क्रिएट करते हैं। तो जो सारे के सारे हमारे पास में जो पैकेज है वो उसके ये अंदर आएंगे ये। हमको जो हमारा बेस पैकेज है उसके बाद में इसको है राइट करना है यहाँ पर ये। तो ये कंपोनेंट स्कैन जो एनोटेशन जो है वो क्या करता है कि वो इन सबको यहाँ पर वो ले लेता है यहाँ पर ही। तो ये हर एनोटेशन की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो कंपोनेंट स्कैन ये हमारे क्लासेस को क्या करेगा, ये स्कैन करेगा ये। तो हमारी क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी क्लासेस रहेगी स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्लासेस को ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, हमारा स्प्रिंग बूट क्रिएट करके देगा स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। उसको हमको क्या करवाना है, इनेबल करवाना है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ये। डेटाबेस रिलेटेड होगी, सर्वर रिलेटेड होगी, काफ़ी सारी डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर जो बेस पैकेज जो है ये बेस पैकेज के अंदर हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है ये हमारा बेस पैकेज है, यहाँ पर हमारा स्प्रिंग बूट यहाँ पर अवेलेबल है। अब स्प्रिंग बूट जो है हमारा ये एक ये बेस पैकेज के अंदर अवेलेबल है यहाँ पर ये। अभी हमको यदि और क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सब पैकेज में उसको बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्रिएट करके बताऊंगा, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्प्रिंग एप्लीकेशन ये रन के अंदर ये क्या हो रहा है ये। तो स्प्रिंग बूट जो है हमको क्या करके देगा है कि एक बूटिंग प्रोसेस करके देगा हमारा ये स्प्रिंग बूट जो है हमको एक बूटिंग प्रोसेस करके देगा। बूटिंग प्रोसेस होने का मतलब ये होता है कि एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है और पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन है, पर्टिकुलरली उसको रिलेटेड जो भी स्टार्टर से इनिशियलाइजर है, जो जो भी क्लासेस लगेगी वो सबको क्या करके करके देगा, वो हमको रेडीमेडेड अवेलेबल करवा के देगा ये सब होगा हमारे स्प्रिंग बूट के बूटिंग प्रोसेस में। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ये रन मेथड हमारा कॉल करेगा ये। तो देखो अब मैं रन मेथड के अंदर में जाता हूँ ये।
सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी आर क्रिएटिंग कंटेनर और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वी कैन से। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम क्या कर रहे थे कि कंटेनर खुद क्रिएट कर रहे थे। कौन से कंटेनर हम लोग क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर, तो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल में जाओ, यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर, तो कोई सा भी हम लोग स्प्रिंग कोर में जाके देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि इस कंटेनर को यहाँ पर ये क्रिएट करवा रहे थे यहाँ पर ये, और इसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को क्या करवा रहे थे, प्रोवाइड करवा रहे थे खुद ही। तो ये हमारा एनोटेशन बेस्ड कंटेनर था यहाँ पर ये। और एक्सएमएल बेस्ड वाला कंटेनर भी हमारे पास में था ये। काफी सारे कंटेनर अवेलेबल रहते हैं ये। बेसिकली बीन फैक्ट रिलेटेड कंटेनर है, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंटेनर है। अभी हमने जो कंटेनर यूज करते हैं सब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंटेनर ही होते हैं। बीन फैक्ट्री वाले सब ये ओल्ड कंटेनर है, वो बेसिक कंटेनर है, वो यूज नहीं होते। हमारे जो होते हैं वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो यदि हम लोग एक्सएमएल बेस्ड का अप्रोच का यदि हम लोग यूज कर रहे हैं यदि ये, तो हमको अंदर उसके एक्सएमएल पास करना है, कंटेनर को बताना पड़ रहा है यहाँ पर ये कि ये इसको इस तरीके से यहाँ पर करना है यहाँ पर ये। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि पूरा के पूरा एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करो और बताओ यहाँ पर ये कंटेनर को। तो ये हमारा ये क्या है, ये आईओसी का कंटेनर है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, विथाउट स्प्रिंग बूट। यदि हम लोग बात करें स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये, तो हमारे पास में क्या है कि ये कंटेनर हो गया एक तरीके का ये। यहाँ पर ये तो एक्सएमएल बेस्ड करोगे तो क्लास पाथ एक्सएमएल, और एनोटेशन बेस्ड करोगे तो ये करोगे। अब यदि इसी के अंदर यदि हमको एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन यदि नहीं देना है यदि ये, तो और भी हमारे पास में अप्रोच है। तो कंपोनेंट लगाओ क्लास के ऊपर, और कंपोनेंट लगा और स्कैन करवाओ यहाँ पर। देखा ही होगा ये, हमने ये पहले यूज करा कंपोनेंट स्कैन। अब ये सब स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कर रहा है ये। तो यहाँ